कोई आवाज नहीं करेगा। चलो अंदर चलो। ये गलत है। हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे सैन्य हो? शासन स्थापित हो गया है। व्यवस्था हर कीमत पर बनाई रखी जाएगी। इतिहास केवल किताबों के पन्नों में दर्ज तारीखों और घटनाओं का कोई नीरस पुलिंदा नहीं है। ये उन रातों की खामोश चीख है जब देश के लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी ने अचानक अपनी सांसें रोक ली थीं। आप सभी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। 25 जून 1975 की वो आधी रात जब पूरा देश गहरी नींद में सोया हुआ था और अचानक रातों रात पूरे देश में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि अगली सुबह कोई भी सच छप न सके। रातों रात बिना किसी वारंट के, बिना किसी मुकदमे के देश के हजारों विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और निर्दोष छात्रों को घरों से उठाकर सीधे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। सुबह जब देशवासियों की आंख खुली तो ऑल इंडिया रेडियो पर एक आवाज गूंजी जिसने बताया कि देश में आपातकाल लगा दिया गया है और एक ही झटके में नागरिकों के सारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र यानी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी महज चंद घंटों के भीतर एक तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप व्यवस्था में तब्दील हो गया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि ये हमारे ही अपनी देश के इतिहास का वो सबसे स्याह और काला अध्याय है जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं यानी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने देश की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी, एकता यानी यूनिटी और अखंडता को बाहरी या आंतरिक खतरों से बचाने के लिए केंद्र सरकार को जो असाधारण शक्तियां यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स सौंपी थीं, उनका ये सबसे खौफनाक दुरुपयोग था। आज की इस क्लास में हम केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत आने वाले आपात उपबंधों यानी इमरजेंसी प्रोविजंस की रग रग को समझेंगे ताकि आप महसूस कर सकें कि हमारा संविधान कितना शक्तिशाली और कितना नाजुक है। सर, आपकी इन बातों ने और इस मंजर की कल्पना ने तो सच में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने अपनी स्कूल की किताबों में 1975 की इमरजेंसी के बारे में केवल कुछ लाइनें पढ़ी थी, लेकिन आज पहली बार ये गहराई से महसूस हुआ कि उस दौर में आम नागरिकों के लिए वो स्थिति कितनी घुटन भरी और गंभीर रही होगी। सर, एक बात कहूँ, मुझे और मेरे जैसे लाखों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक हमेशा बहुत ही टेक्निकल, मुश्किल और पेचीदा लगता है। इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे अमेंडमेंट्स और उनके उलझे हुए नियम याद ही नहीं होते। क्या आज आप इसे इस सिनेमैटिक और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाएंगे कि हमें इसे दोबारा कभी रटना ना पड़े? और सर, क्या हम सभी मेजर एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी कहानी के साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे? बिल्कुल दृष्टि। आज की इस सिनेमैटिक क्लास के बाद आपातकाल यानी इमरजेंसी का एक सिंगल फैक्ट या प्रश्न तुम्हारे या इस वीडियो को देखने वाले किसी भी स्टूडेंट के दिमाग से कभी स्लिप नहीं होगा। ये मेरा एक टीचर और स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर तुमसे वादा है। हम एक एक टेक्निकल पॉइंट को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इस तरह तुम्हारे दिमाग में स्कैन कर देंगे कि सब कुछ पहली बार में ही छप जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी का हम बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे ताकि मेरे किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई समस्या ना हो। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 18 में आर्टिकल्स 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों यानी इमरजेंसी प्रोविजंस का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य किसी भी अप्रत्याशित और असामान्य स्थिति से यानी एबनॉर्मल सिचुएशन से बहुत ही प्रभावी ढंग से निपटना था। आपातकाल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके लागू होते ही हमारे देश का संघीय
ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन यानी फॉर्मल अमेंडमेंट के तुरंत एकात्मक ढांचे यानी यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल जाता है। मतलब राज्यों की सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में आ जाती हैं। सर, संघीय से एकात्मक ढांचे में बदलना तो बहुत बड़ी बात है। सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने किसी दूसरे देश के संविधान से उधार लिए हैं, यानी बोरोड फीचर्स। क्या एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? क्योंकि इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है। दृष्टि, तुमने एकदम निशाने पर तीर मारा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अच्छे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाकर नेगेटिव मार्किंग करवा देता है। दृष्टि, मैं तुमसे ही एक प्रश्न पूछता हूं। क्या तुम्हें पता है कि आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजंस का मूल ढांचा कहां से लिया गया है और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कहां से लिया गया है? सर, मुझे लगता है कि आपातकाल जर्मनी की संविधान से लिया गया है। क्या मैं सही हूँ? यही तो एग्जामिनर तुम्हें फंसाता है। दृष्टि, ध्यान से समझना। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों यानी इमरजेंसी प्रोविजंस का जो मूल ढांचा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। लेकिन अगर एग्जाम में ये स्पष्ट रूप से पूछा जाए कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा जर्मनी का वाइमर संविधान। अब मैं तुम्हें इसका प्रमाण देता हूं। बीपीएससी 68th और 69th प्रीलिम्स के साथ साथ रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2021 और एसएससी सीजीएल 2023 में बिल्कुल यही प्रश्न घुमाकर पूछा गया था कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं। वहां विकल्पों में भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी दोनों मौजूद थे, लेकिन आयोग ने सही उत्तर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को माना था। इसलिए शब्दों के जाल में कभी नहीं फंसना है। संविधान 3 प्रकार के आपातकालों की व्यवस्था करता है। फर्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। सेकंड, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल यानी प्रेसिडेंट्स रूल / स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 एंड 365। थर्ड, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। चलो अब हम सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली हथियार का ऑपरेशन करते हैं, आर्टिकल 352। दृष्टि, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी वो ब्रह्मास्त्र है जिसे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट केवल 3 विशेष आधारों यानी ग्राउंड्स पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वे 3 आधार हैं, पहला युद्ध यानी वॉर, दूसरा बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन। जब भारत आधिकारिक तौर पर किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा कर दे, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध, तो वो वॉर कहलाता है। जब कोई बाहरी देश भारत पर अचानक हमला कर दे तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन कहलाता है। इन दोनों आधारों पर लगाए गए आपातकाल को बाह्य आपातकाल यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाता है। लेकिन जब देश के अंदर ही लोग हथियारों के साथ सरकार के खिलाफ बगावत कर दें तो उसे सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रेबेलियन कहते हैं और इसके आधार पर लगाए गए आपातकाल को आंतरिक आपातकाल यानी इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। अब तुम बताओ दृष्टि, क्या 1975 में इंदिरा गांधी जी के समय देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हुआ था? नहीं सर, जहाँ तक मैंने इतिहास पढ़ा है 1975 में तो देश के अंदर कोई हथियारों वाली बगावत यानी आर्म्ड रिबेलियन नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने किस आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी? बहुत ही ब्रिलियंट सवाल दृष्टि। यही वो ऐतिहासिक ट्विस्ट है यानी हिस्टोरिकल ट्विस्ट है जो तुम्हें समझना है। दरअसल हमारे मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शब्द था ही नहीं। संविधान निर्माताओं ने उसकी जगह पर आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का प्रयोग किया था, जो कि बहुत ही अस्पष्ट यानी वेग शब्द था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसी अस्पष्ट आंतरिक अशांति शब्द का फायदा उठाया और रातों रात पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया। जब ये तानाशाही भरा दौर खत्म हुआ और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने कसम खाई कि भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री इस शब्द का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए
उन्होंने भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हमेशा के लिए हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ दिया गया। दृष्टि, ये एक सिंगल फैक्ट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी प्रीलिम्स, आरपीएससी आरएएस प्री 2021, एमपीएससी स्टेट सर्विस, यूपीपीएससी और एसएससी सीएचएसएल में ये प्रश्न अनगिनत बार रिपीट हुआ है कि आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से किस संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तुम्हें सोते हुए भी याद रहना चाहिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। सर, ये तो बहुत ही स्मार्ट और डेमोक्रेसी को बचाने वाला कदम था। लेकिन सर, क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से या सिर्फ प्रधानमंत्री के एक फोन कॉल पर इसे लागू कर सकते हैं? एक समय था जब ऐसा हो सकता था। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने बिना अपने मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट को बताए सिर्फ अपनी मौखिक सलाह यानी ओरल एडवाइस पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करवा दिया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ने इस बहुत बड़ी खामी को भी दूर कर दिया। दृष्टि, अब आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति केवल तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब पूरा मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट उन्हें लिखित रूप में यानी इन राइटिंग इसकी सिफारिश दे। ये प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरएएस प्री 2023 और यूपीपीएससी आरओएआरओ परीक्षा में स्पष्ट रूप से पूछा गया था कि राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश यानी रिटन रिकमेंडेशन का प्रावधान किस संशोधन से जोड़ा गया था। इसका उत्तर भी 44वां संशोधन ही है। इसके अलावा आपातकाल लगाने की इस घोषणा को पार्लियामेंट के दोनों सदनों लोकसभा एंड राज्यसभा द्वारा 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से पारित किया जाना अनिवार्य है। मूल संविधान में ये अवधि 2 महीने और साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए था, जिसे 44वें संशोधन द्वारा बदलकर अत्यंत कड़ा यानी स्ट्रिंजेंट कर दिया गया। दृष्टि, अब मैं तुमसे एक ट्रिकी सवाल पूछता हूँ। एक बार संसद से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने सालों तक लगाया जा सकता है? सर, मुझे लगता है शायद 1 साल या 3 साल, क्योंकि हमेशा के लिए तो देश में इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती ना। और यही एक आम विद्यार्थी मात खा जाता है। दृष्टि, एक बार संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक लागू रहता है और सबसे बड़ी बात, इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी लेकर अनिश्चित काल यानी इंडेफिनिट पीरियड तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी कोई अधिकतम समय सीमा संविधान में नहीं दी गई है। यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स और एमपीएससी 2021 में बिल्कुल यही स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 352 की अधिकतम अवधि क्या है। इसका उत्तर है अनिश्चित काल यानी इंडेफिनिट। अब हम उस हिस्से पर चलते हैं जो आम आदमी के लिए सबसे डरावना होता है, फंडामेंटल राइट्स का छिन जाना। दृष्टि, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर जो असर पड़ता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। इसे समझने के लिए हमें 2 बहुत ही पावरफुल आर्टिकल्स को डिकोड करना होगा। अनुच्छेद 358 यानी आर्टिकल 358 और अनुच्छेद 359 यानी आर्टिकल 359। दोनों में बहुत ही बारीक यानी न्यूआंस्ड अंतर है जिसे यूपीएससी बार बार टारगेट करता है। अनुच्छेद 358 कहता है कि जैसे ही देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, वैसे ही अनुच्छेद 19 के तहत दी गई हमारी 6 स्वतंत्रताएं जैसे बोलने की आजादी, शांतिपूर्ण सम्मेलन की आजादी यानी फ्रीडम्स ऑफ स्पीच, असेंबली आदि स्वतः ही निलंबित यानी सस्पेंड हो जाती हैं। इसके लिए राष्ट्रपति को कोई अलग से आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे दृष्टि, 44वें संशोधन 1978 ने यह तय कर दिया कि सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन के मामले में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। मतलब सर, अगर देश के अंदर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए तब भी हमें बोलने और विरोध करने की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, और बाकी के अधिकारों का क्या होता है? बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। और बाकी के अधिकारों के लिए आता है अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 स्वतः किसी अधिकार को निलंबित नहीं करता, बल्कि ये राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो एक विशेष आदेश
आदेश यानी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए नागरिकों के न्यायालय जाने के अधिकार यानी राइट टू मूव एनी कोर्ट को निलंबित कर दें। अधिकार खत्म नहीं होते, बस आप उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। लेकिन दृष्टि, यहाँ एक ऐसी जीवन रक्षक यानी लाइफ सेविंग शक्ति भी है जिसने 1975 जैसी तानाशाही को दोबारा आने से रोक दिया। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी स्थिति में, चाहे कितना भी भयंकर आपातकाल क्यों न हो, अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कभी भी किसी भी परिस्थिति में निलंबित यानी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। दृष्टि, मैं तुम्हें बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, एमपीएससी 2024, बीपीएससी 69 और ओपीएससी ओएएस 2022 में ये प्रश्न सीधे तौर पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। इसका सीधा सा उत्तर है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये किसी भी एस्पिरेंट का कभी गलत नहीं होना चाहिए। दृष्टि, तुमने अभी देखा कि 44वें संविधान संशोधन यानी 44th अमेंडमेंट एक्ट ने किस तरह इतिहास की गंभीर गलतियों को सुधारकर भारतीय संविधान को और भी ज्यादा मजबूत और अभेद्य बनाया। ठीक इसी तरह एक विद्यार्थी को भी अपनी परीक्षा की तैयारी में अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारना होता है। जैसे आज हम यहाँ इन सभी ऐतिहासिक प्रावधानों, आर्टिकल्स और संशोधनों को एक बेहतरीन सिनेमैटिक और कहानी के अंदाज में पढ़ रहे हैं, वैसे ही इतिहास को भी अगर ऐसे ही विजुअल्स और कहानी की तरह पढ़ा जाए तो स्टूडेंट्स को कभी तारीखें और घटनाएं भूलने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल सर, अगर हिस्ट्री को भी पॉलिटी की तरह ऐसे ही 3D विजुअल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और कहानियों के साथ पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम क्रैक करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सर, क्या सच में हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐप है जो इस तरह से पढ़ाता हो? तुम्हारी और लाखों विद्यार्थियों की ये मुराद भी पूरी हो गई है दृष्टि। मुझे आप सभी विद्यार्थियों को ये बताते हुए बेहद खुशी और गर्व हो रहा है कि आज ही हमारे अपने टेस्ट क्यू ऐप पर इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार, अत्याधुनिक और रेवोल्यूशनरी सिनेमैटिक कोर्स लॉन्च हुआ है। ये कोई आम कोर्स नहीं है, बल्कि ये कोर्स यूपीएससी, स्टेट पीएससीज जैसे बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, एसएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस को 360 डिग्री अप्रोच में पूरी तरह से कवर करता है। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी के प्रमाणित डेटा पर आधारित है और इतिहास की जटिल घटनाओं को हॉलीवुड मूवीज जैसे शानदार विजुअल्स के साथ सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर देता है। और दृष्टि, सबसे बड़ी और लाजवाब खुशखबरी ये है कि जो भी प्रथम 200 विद्यार्थी इस कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे, उन्हें भारतीय इतिहास की एक बेहतरीन 360 डिग्री टेस्ट सीरीज एकदम फ्री मिलेगी। इसके अलावा जब आप चेकआउट के समय मेरा स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड मानसर51 लगाएंगे तो आपको फीस पर एक बहुत ही बम्पर डिस्काउंट भी मिलेगा, जो आपकी तैयारी को और भी अफोर्डेबल बना देगा। टेस्ट क्यू ऐप पर हमारे अन्य विषयों के सिनेमैटिक कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जो सच में आपकी परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगा देंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास के तुरंत बाद जाइए, प्ले स्टोर से टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड कीजिए, सिनेमैटिक कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखिए। चलिए प्रमोशन से वापस सिलेक्शन की तरफ चलते हैं। अब हम संविधान के उस अनुच्छेद का ऑपरेशन करेंगे जो भारत की राजनीतिक इतिहास में सबसे विवादास्पद यानी मोस्ट कंट्रोवर्शियल रहा है और जिसका सबसे ज्यादा राजनीतिक दुरुपयोग यानी पॉलिटिकल मिसयूज किया गया है, आर्टिकल 356, जिसे हम आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल यानी स्टेट इमरजेंसी या संवैधानिक आपातकाल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं। दृष्टि, अनुच्छेद 356 ये प्रावधान करता है कि जब राष्ट्रपति को उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट यानी गवर्नर्स रिपोर्ट से या किसी अन्य माध्यम से ये समाधान यानी सेटिस्फैक्शन हो जाए कि उस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, यानी वहां संवैधानिक तंत्र विफल यानी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया है, तो वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और आर्टिकल है जिसे हम आर्टिकल 365 कहते हैं। ये कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल यानी फेल्स टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस रहता है, तब भी अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब तुम बताओ दृष्टि, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो वहां की सरकार का क्या होता है? सर, मुझे लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य का पूरा शासन राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल यानी गवर्नर चलाने लगते हैं। पर सर, नेशनल इमरजेंसी को तो संसद से 1 महीने में पास कराना होता था। क्या राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल के लिए भी यही 1 महीने का नियम है? और इसे अधिकतम कितने सालों तक किसी राज्य में लगाया जा सकता है? बहुत ही शानदार लॉजिक लगाया तुमने। तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी ही सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की जान है। दृष्टि नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 को जहां संसद से सिर्फ 1 महीने में विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से मंजूरी चाहिए होती है, वहीं राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जाना अनिवार्य है। एक बार संसद की मंजूरी मिलने के बाद ये 6 महीने तक लागू रहता है। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी लेकर अधिकतम 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दृष्टि, हमारे 44वें संविधान संशोधन 1978 ने यहाँ भी अपनी जादूगरी दिखाई और एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा दिया था। इस संशोधन ने नियम बनाया कि 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब 2 बेहद कड़ी शर्तें पूरी हों। पहली शर्त, पूरे भारत या उस राज्य के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 लागू हो, और दूसरी शर्त, भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं है। दृष्टि, बीपीएससी 67th मेंस, एमपीएससी स्टेट सर्विस और यूपीपीसीएस 2024 में सीधे सीधे ये तुलना पूछी गई थी कि अनुच्छेद 352 और 356 की अधिकतम अवधि में क्या अंतर है। याद रहे, 352 की अवधि अनिश्चित यानी इनडेफिनिट है, जबकि 356 की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान सभा की बहसों यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कहा था कि अनुच्छेद 356 एक डेड लेटर यानी मृत पत्र बनकर रहेगा, जिसका इस्तेमाल बहुत ही दुर्लभ स्थिति यानी रेयर सर्कमस्टेंसेस में किया जाएगा। लेकिन आजादी के बाद से हमारे राजनेताओं ने इसका जमकर दुरुपयोग किया और अब तक इसका इस्तेमाल 130 से भी ज्यादा बार, ओवर 130 टाइम्स हो चुका है। सबसे अधिक बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश लगभग 10 बार इसे लगाया गया और सबसे लंबी अवधि तक पंजाब लगभग 10 साल तक और जम्मू कश्मीर में इसे लागू रखा गया। भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब तत्कालीन पेप्सू में ही लगाया गया था। ये फैक्ट एसएससी सीजीएल, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और बीपीएससी एग्जाम्स का बहुत ही फेवरेट सवाल है। सर, ये तो सरासर अन्याय है। अगर केंद्र सरकार अपने राजनीतिक फायदे या बदले की भावना से किसी विपक्षी पार्टी की राज्य सरकार को अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके बिना वजह गिरा दे, तो क्या उस राज्य सरकार के पास न्याय मांगने का कोई रास्ता नहीं है? क्या डेमोक्रेसी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? यही वो ऐतिहासिक मोड़ है दृष्टि, जहां भारत की न्यायपालिका यानी जुडिशरी एक सुपर हीरो की तरह एंट्री मारती है। जब जब नेताओं ने संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, तब तब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के रक्षक यानी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका निभाई है। दृष्टि, मैं जिस ऐतिहासिक केस की बात करने जा रहा हूं, उसने भारतीय राजनीति और केंद्र राज्य संबंधों यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस की पूरी दिशा ही बदल कर रखती है। उस केस का नाम है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ यानी एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। कहानी कुछ यूं है कि 1989 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई की जनता दल सरकार को तत्कालीन राज्यपाल ने बिना विधानसभा में शक्ति परीक्षण का मौका दिए अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बोम्मई साहब ने बहुमत खो दिया है। ये मामला लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 1994 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने केंद्र सरकार की मनमानी पर हमेशा के लिए लगाम लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सबसे बड़े सिद्धांत दिए। पहला, राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, यानी कोर्ट ये जांच कर सकता है कि राष्ट्रपति का निर्णय किसी दुर्भावना यानी मालाफाइड पर तो आधारित नहीं था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कोर्ट ने कहा कि किसी सरकार के पास बहुमत यानी मेजॉरिटी है या नहीं, इसका फैसला राज्यपाल के ऑफिस में नहीं बल्कि विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अनुच्छेद 356 का गलत इस्तेमाल हुआ है और असंवैधानिक तरीके से सरकार गिराई गई है, तो कोर्ट बर्खास्त की गई राज्य विधानसभा को दोबारा बहाल यानी रिवाइव या रिस्टोर कर सकता है। दृष्टि, यूपीएससी मेंस 2018, आरपीएससी मेंस 2023, बीपीएससी मेंस और एसएससी सीजीएल में मुंबई केस से जुड़े ढेरों एनालिटिकल प्रश्न आए हैं कि अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने में एसआर मुंबई केस की क्या भूमिका रही है। इस एक फैसले ने भारतीय संघवाद को बचा लिया।
सर वो अंतर क्या है? क्या इसे भी हर 6 महीने में संसद से पास करवाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, और यही वो जाल है। दृष्टि, एक बार संसद से पारित होने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक लागू रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति स्वयं एक नया आदेश निकालकर इसे वापस न ले लें, यानी रिवोक इट। इसे जारी रखने के लिए बार बार हर 6 महीने में संसद की मंजूरी यानी रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं होती। यूपीपीएससी पीसीएस 2024, एमपीपीएससी 2017 और बीपीएससी 17th परीक्षा की दृष्टि से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है, और ये प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ चुका है। चलो दृष्टि, अब मैं तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करता हूँ। मुझे सोचकर बताओ, अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? क्या देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे जजों की सैलरी काटी जा सकती है? सर मुझे लगता है कि आम सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तो कट सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को तो संविधान ने पूरी आजादी और स्वतंत्रता दी है, तो शायद उनकी सैलरी में कटौती यानी सैलरी रिडक्शन नहीं की जा सकती। और यही एक आम विद्यार्थी एग्जाम में अपना एक नंबर गवा देता है। दृष्टि, वित्तीय आपातकाल का असर यानी इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत ही भयंकर और व्यापक होता है। इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय औचित्य यानी फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के सिद्धांतों का पालन करने का सख्त निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति किसी भी सरकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि संघ के कर्मचारियों, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन और भत्तों में भी कटौती यानी रिडक्शन करने का आदेश दे सकते हैं। इस दौरान कोई भी जज इस कटौती को रोक नहीं सकता। इसके अलावा राज्य विधायिका यानी स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पारित सभी धन विधेयकों यानी मनी बिल्स और वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन अनिवार्य रूप से आरक्षित यानी रिजर्व्ड किया जा सकता है। लेकिन दृष्टि, हमारे देश भारत के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि 1991 के अत्यंत गंभीर आर्थिक संकट यानी सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 के बावजूद जब हमारे पास केवल 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व बचा था, तब भी हमारे देश में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, यानी नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2021, एसएससी सीएचएसएल और बीपीएससी प्रीलिम्स में ये डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न आया था कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है, और इसका एकमात्र उत्तर है 0 यानी 0। दृष्टि, एग्जाम्स में सफलता का मूल मंत्र है रिवीजन और चीजों को एक साथ रखकर तुलना करना। मैंने जो कुछ भी तुम्हें आज बताया है उसे इस एक मास्टर टेबल में पिरो दिया है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले ले, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। जी सर। दृष्टि, और मेरे वो सभी कर्मठ विद्यार्थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस क्लास को देख रहे हैं, हमेशा याद रखना कि हमारा भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केवल पन्नों पर छपी हुई कुछ धाराओं की एक किताब नहीं है। ये उन लाखों आजादी के दीवानों, स्वतंत्रता सेनानियों यानी फ्रीडम फाइटर्स और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जैसे महान विचारकों के पसीने और बलिदान का परिणाम है, जिन्होंने हमें एक ऐसा आजाद और लोकतांत्रिक देश सौंपा है जहां हर आवाज की कीमत है। आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस संविधान का वो अंतिम सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी शील्ड है, जिसे बहुत ही सावधानी, समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आज हमने इस सिनेमैटिक सफर में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक हर एक बारीक बिंदु का ऑपरेशन किया है। हमने 42वां और 44वां संविधान संशोधन यानी 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट और एसआर बम्बई जैसे ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के मामलों को इस तरह से डिकोड किया है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज से लेकर रेलवे, एसएससी सीजीएल, आरपीएससी आरएएस, बीपीएससी और यूपीपीएससी तक कोई भी एग्जामिनर आपको अपने सवालों के जाल में फंसा नहीं सकता। हमने देखा कि कैसे आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, कैसे अनुच्छेद 20 और 21 को हमेशा के लिए अमर कर दिया गया, और कैसे राष्ट्रपति शासन की राजनीतिक मनमानी पर न्यायपालिका ने लगाम लगाई। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम पास करने के लिए रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, इतिहास और राज व्यवस्था की कहानी को अपने अंदर महसूस करना है, और इसी तरह के बेजोड़, रोमांचक और सिनेमैटिक अनुभव के लिए भूलना मत, क्लास खत्म होते ही आज ही प्ले स्टोर पर जाइए, टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड कीजिए और चेकआउट के समय मेरे कूपन कोड मानसर 51 का उपयोग करके वाले एक भयानक सपने यानी नाइटमेयर जैसा लगता था, लेकिन आज आपकी इस सिनेमैटिक क्लास के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पूरी संविधान सभा की डिबेट्स यानी असेंबली डिबेट्स को 1975 की घटनाओं को साक्षात अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख लिया हो। मुझे अनुच्छेद 352, 356 और
360 का एक एक शब्द, उनके बीच के गहरे अंतर और सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टिप्स पर हमेशा के लिए याद हो गए हैं। मैं दावा कर सकती हूँ कि अब एग्जाम में मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी जाकर सबसे पहले टेस्ट क्यू ऐप पर हिस्ट्री का सिनेमा